चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे बिजनेस लॉ क्या फोर्थ चैप्टर 16, जिसके अंदर हमने कहा था अदर बिजनेस लॉज, और उसके अंदर हम मनी लॉन्ड्रिंग वाला टॉपिक कर रहे थे। तो कल हमने बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। हमने कहा कि देखो भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब उसके नाम में ही पोशीदा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद पैसे को धोना, पैसे को क्लीन करना, डर्टी मनी को क्लीन करना, मतलब उसका कोई रीजनेबल जस्टिफाइबल सोर्स क्रिएट करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ठीक है, तो आज हम मुख्तलिफ देखेंगे एस्पेक्ट इसके, देखेंगे कि भैया इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। तो बेटा ये चैप्टर डेफिनेशंस के ऊपर मुश्तमिल है, ज्यादातर इनके अंदर रट्टा शामिल है। मैं इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन साथ साथ करता जाऊंगा, आपको साथ साथ स्टोरीज कहानियां भी आपको बताते जाएंगे। साथ साथ हम जो आजकल की रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल एग्जाम्पल चल रही है उनके ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। ओके जी, तो मनी लॉन्ड्रिंग से क्या मुराद है? वो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग इज द इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय अ क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इलीगल तरीके से कमाई गई जो पैसा है उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं या उसको लॉन्डर करने की कोशिश करते हैं। द मनी फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड डर्टी एंड द प्रोसेस लॉन्डर इट टू मेक इट क्लीन, कि हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको क्लीन करने के लिए। जिस तरह मैंने कल आपको एग्जांपल दी कि भाई किसी शख्स के पास बेतहाशा पैसा है, उसका सोर्स कोई नहीं है, तो जब वो खर्च करेगा तो हम कहेंगे हराम की कमाई है। तो वो उसको खर्च करने के लिए क्या करता है, कोई ना कोई सोर्स क्रिएट करता है, जिसकी मैंने कल सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको प्राइस बॉन्ड की दी थी कि प्राइस बॉन्ड के जरिए लोग किस तरह अपनी मनी को क्लीन करते हैं। इस तरह एक्सपोर्ट के जरिए, ये जो खास तौर पे फ्रीलांसिंग वाला काम है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बेतहाशा मनी जो है वो क्लीन हो रही है, वाइट हो रही है। क्यों? एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स जो है वो नहीं होता, एग्जाम्प्ट होता है, फॉरेन रेमिटेंस एग्जाम्प्ट होती है, फ्रीलांसिंग की इनकम भी एग्जाम्प्ट है। तो लिहाजा क्या की जाती है कि यहाँ से पैसा स्मगल आउट कर दिया जाता है और बाहर से एज अ फ्रीलांसर एक्सपोर्ट करा ली जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी चीज की। आप यहाँ से एक कबाड़ा गाड़ी उठाएं, उसकी 50 लाख कीमत लगा के बाहर एक्सपोर्ट कर दें, किसी को क्या तकलीफ है कि वो गाड़ी 5,000 की या 50 लाख की है, आपकी बिक गई, आपको पैसा मिल गया, तो अब उस पैसे का सोर्स जनरेट हो गया। अब आपने कभी ये नहीं सोचना इस बात में कि सर इतना तो खर्चा हो जाना है, बाहर भेजने में, ले आने में, ब्लैक करने में, टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये चीज पहले क्लियर की थी कि पुत्र, जो मनी लॉन्ड्रर होते हैं उनके लिए ये मैटर नहीं करता। क्यों? वो इजी मनी होती है, उनको उनमें से कुछ भी पोर्शन देना पड़ जाए वो दे देते हैं, लेकिन इस ख्वाहिश के ऊपर कि बाकी इनकम को जस्टिफाई किया जा सके। तो वो टैक्स भी, अगर आप सिंपल आज ये कह देना, अभी अभी एमनेस्टी स्कीम आई थी, याद है किसी को कुछ? एमनेस्टी स्कीम दी थी लास्ट में, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के दौर में या इमरान खान के शुरू के दौर में आई थी। हाँ, वो क्या थी बेसिकली? वो यही था कि भाई जिन लोगों के पास इलीगल पैसा पड़ा है, इलीगल प्रॉपर्टी पड़ी है, वो उसको वाइट करा सकते हैं, मतलब एक खास अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दे, तो उनसे उस मनी का सोर्स नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ से आई है। तो एमनेस्टी स्कीम बेसिकली इसी मनी लॉन्ड्रिंग को वाइट करने के चक्कर में थी कि देखो पैसा तो वैसे भी पड़ा है, लोगों के पास प्रॉपर्टी तो वैसे भी पड़ी है, चलो थोड़ा बहुत टैक्स भी रिकवर हो जाएगा और वो पैसा डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा। और आजकल के सोच में अगर मैं कहूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो हमारा 5,000 का नोट है। 5,000 के नोट की बेटा हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक फजूल सी एक एडिशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर। आप खुद देख सकते हैं कि 5,000 का नोट आपकी जेब में मुसीबत पड़ जाती है बंदे को। आप पेट्रोल पंप ढूंढते हो कि जहां से जाके इसका चेंज मिल जाए, चेंज नहीं मिलता भाई वहां से कहीं से वहीं से इसका। तो फिर एक ऐसी करेंसी जिसका आपको आसानी से चेंज अवेलेबल नहीं हो सकता, तो फिर उसकी जरूरत क्या है? तो भाई उसकी जरूरत सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई कि ये करप्शन, ये मनी लॉन्ड्रिंग, इस चीज को फैसिलिटेट किया जाए कि 1,000 की 5 लाख की 5 गतियां बनेगी, वो एक इतू सी नीनी सी 5,000 की गति बन जाएगी 5 लाख की, तो पता ही नहीं चलेगा किसी को किधर जा रहा है पैसा, अगले जूतों के नीचे छुपा के निकल जाएंगे। तो लिहाजा ये चीज है, अभी भी इस हुकूमत को अगर चाहिए कि ये करप्शन जिस तरह के इंडिया ने किया, 1,000 का नोट उन्होंने बंद कर दिया था, उन्होंने 2,000 का नोट दे दिया, काफी हद तक पैसा रिकवर हो गया, और जिन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, जिनके पास ब्लैक मनी पड़ी थी, भैया वो डेड हो गया, खत्म, इकोनॉमी से आउट हो गया। तो मुल्क को इसका फायदा होता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग से मुल्क को क्या नुकसान होता है? बेटा मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले ना, मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ ऐसे नहीं होती कि पैसा स्मगल आउट हो गया।
क्यों भाई, किसी बंदे का दिमाग खराब है कि अपनी मेहनत की हलाल की कमाई को स्मगल करे? जेन्युइन वे से ट्रांसफर कर दे, बैंक के थ्रू कर दे, खुद चला जाए, थोड़ा बहुत टैक्स हो तो हर कोई दे रहा होता है, स्मगल आउट कर दे। तो लिहाजा ये बात लाजमी होती है कि जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई क्राइम मौजूद है, पहले नंबर पे चीज। क्यों? ये डर्टी मनी आती ही किसी क्राइम से। तो लिहाजा पहले नंबर पे क्या कि कोई ना कोई उसके पीछे क्राइम मौजूद है मनी लॉन्ड्रिंग के। विदाउट क्राइम कोई भी मनी डर्टी नहीं हो सकती, क्लीन मनी होगी, पहले नंबर पे। अच्छा बेटा, अब ये देखो कि ना मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली ऐसा नहीं है क्या, इसके बहुत तरीके हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं। मतलब जो आईएमएफ है उसकी अगर आप रिपोर्ट उठा के देखें तो वो कहते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं है प्रैक्टिकली जिससे ये साबित किया जा सके कि ये जो पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग है। तो फिर क्या होता है कि इससे रिलेटेड एविडेंस देखी जाती है, रिलेटेड क्राइम देखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पता चला कि एक शख्स करप्शन कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, रिश्वत ले रहा है, ये अच्छी बात है, पकड़ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन अब ये जहन में आएगा हमेशा कि अगर ये रिश्वत ले रहा है तो पैसा किधर है? इसका मकानों में तो नजर नहीं आ रहा, इसके नाम पे प्रॉपर्टी भी नहीं है, इसके नाम पे बैंक अकाउंट में भी पैसा नहीं पड़ा। ये बात क्लियर है कि ये करप्शन कर रहा है, अन्यथा करप्शन कर रहा है। लेकिन अब इस करप्शन की वजह से उस शख्स पे शक होगा कि देखो ये बंदा साल का 1 करोड़ रुपया करप्शन के जरिए कमा लेता है, जबकि इसके नाम पे ना तो कोई प्रॉपर्टी है ना तो कोई बैंक अकाउंट है, तो ये 1 करोड़ जाता किधर है? फिर अब क्वेश्चन पैदा होगा कि ये 1 करोड़ जो है ये लॉन्ड्रिंग कर रहा होगा। तो लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, कैसे पकड़ लिया जाएगा ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रहे हो। हाँ, कहीं कहीं तो केस होता है, जिस तरह के मॉडल अयान अली वाला केस था, एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, तो वो एक स्ट्रेट था कि आपने हाथ डाला और वो पकड़ी गई, जनाब जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। लेकिन ये 100 में से 0.5% केसेस होते हैं। क्यों? ये एक बड़ा टेक्निकल काम है, बड़ा रिस्की काम है, इसके पीछे बड़े बड़े दिमाग मौजूद होते हैं, थिंक टैंक मौजूद होते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंट मौजूद होते हैं जो इसके रास्ते बताते हैं। तो लिहाजा क्या होता है कि रिलेटेड क्राइम जो होता है बेसिकली वो इस चीज की एविडेंस बनता है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और फिर वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं, ट्रेल पकड़ते हैं, तो पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अच्छा, अब मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इस तरह बहुत कम है कि सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह बहुत कम है कि भाई स्ट्रेट तरीके से हो रही है। जिस तरह मैंने बताया कि भाई 50, 10, 15 लोगों को 10,000 $10 दे के बाहर भेज दिया तो वो एक ही छह में अच्छे खासे चलेगा, ये एक बड़ा कॉस्टली तरीकाकार है और ये बड़ा रिस्की भी है। पकड़ा जा सकता है, बंदा पकड़ा गया, वो बंदा भी गया, वो आपकी खबर दे तो कई चीजें निकल जाएंगी। इसका बड़ा तरीका जो यूज किया जाता है वो है स्मगलिंग का। आप स्मगलर हायर करते हो, उनको पैसे देते हो, वो जो 10 बंदों का ट्रैवल का खर्चा था, 2 बंदों का ट्रैवल का खर्चा दो, ये आपका पैसा बाहर पहुंचा दो, तो आपका पैसा बाहर शिफ्ट हो गया। आप जब स्मगल आउट करते हैं तो पैसा बाहर शिफ्ट होता है। अब जाहिर सी बात है कि रुपया दुबई में जाके किसी काम का होगा बच्चे? रुपया दुबई में जाके किसी काम का होगा? क्या दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका, बर्तानिया, स्विट्जरलैंड में रुपया चलता है? नहीं चलता पुत्र। तो फिर क्या होगा कि एक पैसा मुल्क से बाहर चला गया तो इसे बाहर की करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो जब ये रुपया बाहर जाके, अगर ये रुपया पाकिस्तान के अंदर रहता है, यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन होती है, मतलब यहाँ पे इसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है या इसको यूरो में कन्वर्ट किया जाता है या पाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको रेगुलेट किया जा सकता है। हमारा स्टेट बैंक रेगुलेट कर सकता है कि कितना रुपया या डॉलर मार्केट के अंदर फेंकना है, नहीं फेंकना, ताकि एक प्राइस, डिमांड और सप्लाई जो है वो सिमिलर रहे। लेकिन एक रुपया जो है वो किसी बाहर के मुल्क में जाके एक्सचेंज हो जाता है तो उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। इससे क्या होगा कि अपने रुपये की वर्थ डाउन होगी। नंबर 1, टैक्सेस पे करने थे वो नहीं हुए। नंबर 2, सप्लाई आपके रुपये की ज्यादा हो जाएगी, डिमांड डॉलर की बढ़ जाएगी। तो सप्लाई जिसकी ज्यादा होती है उसकी प्राइस कम हो जाती है। हमें सीधा सा रूल पता है कि टमाटरों का हाल देखो, ऑफ सीजन 400 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, वो ऐसे लगता है जिस तरह के कोई हमारी पुप्पो लगे हुए हैं। और ऑफ सीजन देखो तो लोग नहरों में बहा रहे होते हैं, 5-5 रुपए किलो मिल रहे होते हैं। तो सेम वही चीज है कि जब रुपये की सप्लाई बढ़ती है तो जाहिर बात है किसी और नोट की डिमांड बढ़ती है।
तो फिर क्या होगा, रुपये के डिवैल्यू हो जाएगा, दूसरा नोट इंक्रीज हो जाएगा, उसकी मार्केट पर गिर जाएगी, हमारे रिजर्व जो है वो कम हो जाएंगे। तो इससे इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है। क्राइम तो हुआ डबल चीज है, एक क्राइम हुआ मतलब किसी ना किसी क्राइम से वो एक्टिविटी जनरेट होती है ना, वो एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी से वो पैसा जनरेट हुआ है ना, करप्शन है, मर्डर है, सफारी हो गई, फ्रॉड हो गए, इन चीजों से पैसा जनरेट हुआ, ये तो एक नुकसान टीका लगा। दूसरे नंबर पे टैक्स इवेजन हो गई, क्यों, आप उस पैसे को जब शो कराएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ना है, आप शो नहीं करा रहे तो मतलब आपने टैक्स अवॉइड किया। तीसरे नंबर पे उस पैसे को आपने स्मगल आउट किया और उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया, तो भैया फॉरेन करेंसी चढ़ जाएगी, हमारा रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, हमारे रिजर्व जो है वो मुल्क के गिर जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 3-4 तरह से मुल्क को नुकसान देती है मनी लॉन्ड्रिंग। अब बेटा देखो, मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इसमें जो मेजर पोर्शन है या जो मेजर कंपोनेंट है, एक नंबर तो बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लोग जो बैंक हैं, मतलब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बैंक से लेके चलूंगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे आ जाते हैं, बैंक आ जाते हैं, ये जो हमारे कर्जों वाली होती हैं, ये जो हमारी लीजिंग कंपनियां होती हैं, ये जो हमारा जैस कैश वगैरह है, ये सारी उनके अंदर आती है। वेस्टर्न यूनियन भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, हालांकि वेस्टर्न यूनियन वगैरह ये जो है ये कोई बैंक नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन है बेटा बेसिकली जो पैसे की आमद और रफ्त को रेगुलेट कर रहे होते हैं या उसका टूल होते हैं। तो लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल किया जाए। क्यों, बैंक के जरिए ही पैसा ट्रांसफर होता है। मिसाल के तौर पे एक बैंक दुबई में, उसने किसी शख्स के नाम पे पैसा मुल्क में ट्रांसफर किया। अब दुबई वाला बैंक कहता है जी इस शख्स ने ये जो इनकम है बिजनेस से कमाई है, ठीक है, बिजनेस से कमाई है। मुझे बताएं कि आज तक लंदन में मौजूद जायदादों की इंस्पेक्शन और पैसा वापस लेने के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, इंटरनेशनल रूल बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपको एक बैंक ने यहाँ पे पैसे ट्रांसफर किए, आप उस बैंक के पास पहुंचे, जी सबूत दिखाओ कि इस बंदे ने पैसा बिजनेस से कमाया था, उनको कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा क्या होगा कि उस बंदे ने, उस बैंक ने ये पैसा पाकिस्तानी बैंक को ट्रांसफर कर दिया। पाकिस्तान में जब ये पैसा आया तो इसके पास उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस बंदे का बिजनेस है। बिजनेस किसने बताया, वो बैंक ही तो बता रहा है बाहर वाला, वो बंदा तो नहीं बता रहा। तो लिहाजा पाकिस्तान में वो शख्स अगर ये पैसा यूज करता है तो कोई उससे पूछता है कि कहां से कमाया, तो कहता है जी मैंने दुबई में बिजनेस करके कमाया। हो सकता है कि वो शख्स यहीं से पैसा स्मगल आउट करके गया हो, दुबई के किसी बैंक में जमा कराया हो, अपना फेक अकाउंट वहां पे बनवा के या फेक एंट्री करा के झूठ बोल के, या हो सकता है कि बैंक ही उसका अपना गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे तफसील कर दे। तो पाकिस्तान का बैंक वहां पे जाके कंफर्म तो नहीं कर सकता ना। लेकिन पाकिस्तान के बैंक में जब ये पैसा आएगा तो ये क्लियर मनी होगी, क्लीन मनी होगी, जी बिजनेस के थ्रू आ रहा है ये पैसा उसका। तो लिहाजा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सबसे मेन रोल होता है, तो लिहाजा इसको भी अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ये बड़ा व्हाइट कॉलर क्राइम होता है। व्हाइट कॉलर क्राइम होता है ये बड़ा बेहतरीन तरीके से छुपा हुआ क्राइम होता है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, तो ये डायरेक्टली नहीं पकड़ा जा सकता। तो फिर क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्राइम्स को पकड़ा या ढूंढा जाता है, कुछ और सिचुएशंस को देखा जाता है, कुछ और एविडेंस जो होती है वो बताती है कि ये बंदा क्राइम कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपकी वैल्यू टके की नहीं थी और आपने फुफा ने देखा कि भाई ये बंदा गाड़ी पे घूम फिर रहा है, तो यही कहेगी ना हराम की कमाई है। तो क्या हुआ कि आपकी औकात से बढ़ के एक चीज आपके पास है, तो ये एक एविडेंस है कि आप कहीं ना कहीं पर गलत काम कर रहे हैं, आपके पास 2 नंबर पैसा है। तो लिहाजा एविडेंस होते हैं जिनकी बेस के ऊपर ये अंदाजा लगाया जाता है कि यार ये किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक हुआ पुत्र, यहां तक सारी बातें क्लियर है, कंसेप्ट? जी सर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है बच्चे, इसमें क्या कुछ आता है, तमाम वो इंस्टीट्यूशन जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड अदर रिपल फंड फ्रॉम पब्लिक, ये जो हमारे बैंक्स होते हैं जो लोगों का डिपॉजिट अपने पास रखते हैं या रिपेबल फंड रखते हैं कि आप पैसा दो जब भी मर्जी चाहे आप निकलवा सकते हो, ये हमारे बैंक है। लैंडिंग सर्विसेज, ये जो हमारे कर्जे माइक्रो फाइनेंस बैंक होते हैं जिनमें आप पैसा जमा नहीं करा सकते, अपने अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, वहां से कर्जे वगैरह मिलते हैं आपको। ये छोटे छोटे फलाही बैंक भी बने हुए हैं, इंटरेस्ट फ्री कर्जे देने वाले भी होते हैं,
सोशल वेलफेयर के बैंक भी होते हैं छोटे छोटे, जो फाइनेंसिंग, बेसिकली इनको कहा जाता है फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, या आप इनको कह सकते हैं कर्जा देने वाले या लोन देने वाले ये जो इंस्टीट्यूशन आते हैं, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। फाइनेंशियल लीजिंग से क्या मुराद होता है? उधार पे पैसा देना। ये एक किस्म की लोन की ही शक्ल होती है, लेकिन ये लीजिंग कंपनीज होती हैं जो बेसिकली उससे थोड़ा सा हट के, देखो जो लीजिंग का ये बेसिकली ना, ऐसा हमारा पाकिस्तानी सिस्टम जो है ना, बेचारा बड़ा कंफ्यूज है हमारा लॉ। हमारा लॉ इस्लामिक भी नहीं है और हम बगैर इस्लाम के भी नहीं चल सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि इन सूद को, इन चीजों को ना मोड़ तोड़ के और खिचड़ी सी पका के कोशिश करते हैं कि किस तरह जस्टिफाई करें। तो फिर हम इनके मुख्तलिफ नाम रख देते हैं कि भाई वहां पे इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ शेयर इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरह करके ना नाम तोड़ मोड़ के रखे जाते हैं। तो तकरीबन कंसेप्ट सबका सेम होता है। मनी और वैल्यू ट्रांसफर, जो पैसा वगैरह ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, हमारे जैस कैश वगैरह हो गए, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गए। इसी तरह पेपाल का पता होगा आपको, पेयोनियर का पता होगा, ये सारे भी इसी काम में इन्वॉल्व है। इस तरह इशूइंग एंड मैनेजिंग मीन्स ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसमें भी बैंक आ जाते हैं। इसमें एक चीज है ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक बच्चे क्या होता है कि अगर आप यहाँ से, देखो आप यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, आप यहाँ से रुपए में पैसे लेके जाते हैं और एयरपोर्ट से पहले एक्सचेंज कराते हैं, या वहां पे उतर के एक्सचेंज कराते हैं रियाल में और फिर आगे जाते हैं। ये तरीका कार होता है। दूसरा तरीका ये होता है पुत्र कि भाई आप पैसा लेके ना जाओ, खतरा है कि भाई यहाँ पे रास्ते में चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है। आप क्या करते हो, आप बैंक में जाते हो, उसे कहते हो जनाब मैं इस तरह सऊदी अरब जा रहा हूँ, तो आप ऐसा करो कि ये पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं सऊदी अरब में जाके आपके बैंक से ना ये पैसे रियाल की फॉर्म में निकाल दूंगा। तो क्या करते हैं कि यूबीएल है, उसका एक बैंक यहाँ पे है, उसका एक बैंक सऊदी अरब में भी है। यहाँ पे आप अकाउंट में पैसे डालेंगे, ये बैंक जो है आपको एक चेक बना के दे देगा। ये चेक जब आप सऊदी अरब पहुंचेंगे वहां के यूबीएल में देंगे, वो आपको इन पैसों को रियाल में कन्वर्ट करके दे देंगे। तो बेसिकली ये चेक ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल किया। ट्रैवलर इसे अपने पास रखते हैं नॉर्मली, कि आपकी हार्ड मनी नहीं होती, तो इसको ट्रैवलर चेक कहा जाता है। क्लियर है पुत्र? जी सर। हाँ जी। तो ये इंस्टीट्यूट होते हैं इस तरह, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट। अच्छा, आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि ये जो हुंडी वगैरह करते हैं तो वो एक नोट देते हैं जिसके ऊपर सीरियल नंबर होता है, आधा फाड़ के दे देते हैं। ये वहां पे जाके सऊदी अरब में फलाना बंदा मिलेगा, आप उसको आधा नोट देना, आधा नोट आपके पास होता है, आधा नोट उसके पास होता है, फिर वो जोड़ते हैं, सीरियल नंबर सेम है तो वो आपको पैसे हवाले कर देता है। तो ये एक किस्म की इनलीगल ट्रैवलर चेक की फॉर्म आप कह सकते हो, जिसको हुंडी कहा जाता है, स्मगलिंग कहा जाता है। ये तरीकाकार इसमें यूज होता है। हुंडी का तरीकाकार इसमें काफी हमारे यहाँ भी, यहाँ पे लोग हैं बहुत इसमें कर रहे हैं, बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, उनके वहां पे भी कारोबार है, यहाँ पे भी कारोबार है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक हमारा सुनारा है, गोल्ड का काम करता है और वो हुंडी का काम भी करता है, और वहां पे भी एक शख्स बैठा है, इसी का ही अपना रिश्तेदार है, भाई है, बेटा है, वहां पे भी उसका भी गोल्ड का काम है। इसके पास एक शख्स आता है, मैं गया, मेरा भाई दुबई के अंदर है, मैं इसे कहता हूँ जी मैंने भाई को पैसे भेजने हैं। तो ये कहते हैं ठीक है, कितने पैसे भेजने हैं? मैं ये कहता है जी मैं आप उसको $10,000 भेजना चाहता हूँ, या 10,000 रुपए भेज। मैं कहता हूँ जी ठीक है, 2,000 फीस है। मैं इससे 10,000 रुपए लूंगा, यहाँ अपने भाई को फोन करूंगा, कहूंगा कि उस बंदे को इतने डॉलर दे दो। तो बेसिकली यहाँ पे पैसा ट्रांसफर तो कोई नहीं हो रहा, ये बंदा इससे यहाँ पे कमीशन चार्ज कर रहा है, वो बंदा उससे वहां पे कमीशन चार्ज कर रहा है। बाकी ये इतना पैसा कहाँ यूज करेंगे भाई, वहां से वो बंदा भी तो पैसे भेजता है, ये आगे उनके रिश्तेदारों को देते हैं। तो बेसिकली एक्चुअल बीच में कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, क्या होता है फोन के ऊपर चल रहा होता काम, भाई तुम उसे वहां पे दे दो, ये यहाँ पे दे देते हैं। और फिर अगर कोई ज्यादा गैप क्रिएट हो भी जाए डिमांड सप्लाई में, तो स्मगलिंग के थ्रू भेज दिया बार पैसा उस बंदे के पास। तो समझ आई बात, ये किस तरह काम करता है? जी सर। ओके, ये भी एक इलीगल तरीकाकार है, क्योंकि रेगुलर तरीके से जाने के लिए जो कमीशन है, जो फीसिस हैं, जो टैक्सेस हैं, वो गवर्नमेंट को मिलेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी डॉक्यूमेंट भी होगी, बंदे को बताना पड़ेगा ना पैसा कहाँ से भेज रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, किस बंदे को क्यों जा रहा है। इस तरीके से कोई पता नहीं आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हो। तो इसी तरह ही होता है कि इंडिया ने यहाँ पे अपने बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन रखे हुए। आपको पता है कि ये जो शुगर मिल पकड़ी गई थी इनकी अहमदाबाद वगैरह की, इनमें से 500 इंडियन एम्प्लॉयज निकले थे। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस ऐसे हैं जो इंडिया की प्रॉक्सी है, और वो लोग यहाँ पे इंडिया के कहने के ऊपर फंडिंग करते हैं। बलूचिस्तान में, सिंध में टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह, बाहर से कोई पैसा नहीं आता। तो ये कैसे होता है? फोन कॉल के ऊपर भी हो रहा है ना।
वहां पे भी इनका काम है, यहाँ पे भी इनका काम है, वहां पे पैसे लिए, इधर से इनको दे दिए। ओके, उसके बाद मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट वगैरह, ये सारा कुछ बैंक की डेफिनेशन में आता है। उसके बाद फाइनेंशियल गारंटीज एंड कमिटमेंट। अब ये गारंटीज और कमिटमेंट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, ये जब आप जाएंगे इसमें आर्टिकल में, वहां पे आपको पता चलेगा कि जब ये एलसीज वगैरह ओपन होती हैं या बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं चीजें, तो फिर क्या होता है कि भाई एक्सपोर्टर किसी मुल्क में बैठा है, इंपोर्टर किसी मुल्क में बैठा है, तो आप पहले पैसे भेज दो तो हो सकता है वो चीज ना भेजे, वो चीज भेज दे हो सकता है आप पैसे ना भेजो, तो ये एक बड़ा मसला होता है। तो इस केस में गारंटीज प्रोवाइड की जाती है इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो ये मुख्तलिफ किस्म की गारंटीज होती हैं, बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो ये गारंटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप ये ट्रांजेक्शन करो। वहां से भी बंदे से गारंटी ले रहे होते हैं, यहाँ से भी ले रहे होते हैं, भाई दरमियान में पेमेंट ट्रांसफर का काम हम खुद देख लेंगे। तो लिहाजा ये इंस्टीट्यूट होते हैं। इस तरह तमाम वो इंस्टीट्यूट जो ट्रेड कर रहे होंगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ये जो करेंसी कन्वर्जन वाले बैठे होते हैं, आपने देखे भी होंगे, हमारे मुख्तलिफ इलाकों में बैठे होते हैं करेंसी एक्सचेंज कराने वाले, खासतौर पर एयरपोर्ट में मिलते हैं। एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट एंड इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट, ये बेटा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज होती हैं। मिसाल के तौर पर एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंने उसको खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, अगर उसके ऊपर इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, हफ्ते बाद हो सकता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 12% हो जाए, तो मैं उसे जाके बेच दूंगा और 10,000 का 12% मुझे मिल जाएगा वापस, 10,000 भी मिल जाएगा, 2% प्रॉफिट भी मिल जाएगा। इसी तरह हो सकता है कि उसका रेट 8 पे चला जाए, तो फिर अगर जाके मैं बेचता हूँ तो मुझे 2% का लॉस होगा, मुझे 8,000 मिलेगा वापस। तो ये बेसिकली एक जस्ट पेपर होता है, इसकी कोई फिजिकल वर्थ नहीं होती, इसकी कोई वो क्या कहते हैं बिजनेस ट्रेड नहीं हो रहा था, ये जस्ट इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर या एक्सचेंज रेट्स के ऊपर जो है ना वो सेल परचेज हो रहे होते हैं और गेन और लॉस आ जा रहा होता है। क्लियर है पुत्र? जी सर। ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज वगैरह, प्राइस बॉन्ड जिनको कहते हैं, जो ट्रांसफर हो सकते हैं किसी दूसरे को, जिसमें प्राइस बॉन्ड आ जाता है। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग, ये आप बीएम में पढ़ेंगे, जो हमारा एमएफए आ गया है, फ्यूचर ऑप्शन, आप उसके अंदर देखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन शेयर इश्यूज एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू सच इश्यूज वगैरह, कंपनीज जब कोई शेयर वगैरह इशू करती हैं तो उनके पैसे लेने के लिए क्या करते हैं, बैंकर टू इश्यूज जो होते हैं वो रखते हैं। बैंकर्स मुख्तलिफ अपॉइंट किए जाते हैं जहां पे आप पैसे वगैरह जमा करा सकते हो। तो वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कंपनी के शेयर में, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, हमारी सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ये आप कंपनी लॉ में जाके पढ़ेंगे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में इंशाल्लाह, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सारा रखता है, अभी ये चीजें आपके समझने की नहीं है। सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश, लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, क्या हमारे बिहाफ के ये अच्छा, अब बैंक्स होते हैं उनके अंदर तो सेफ मौजूद होते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो बैंक्स के गाड़ियां फिर रही होती हैं, पैसे ट्रांसफर कर रही होती हैं, देखिए कभी पीछे लिखा होता है मैं कैसे ड्राइव कर रहा हूँ, यस सर। मैं ड्राइविंग, हाँ, तो वो देखा होगा आपने, सिक्योरिटी वैन अभी कराची में लूटी भी थी कुछ अर्सा पहले, 1.5-2 करोड़ लेके अगला बंदा निकल गया था, खिसक गया था। तो वो बेसिकली वो बैंकों की गाड़ियां नहीं होती, वो सिक्योरिटी कंपनीज होती है, वो क्या करती हैं, पैसे को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, उनकी सिक्योरिटी कर रही होती है, तो लिहाजा वो भी इसी के अंदर आती है। इन्वेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग और मैनेजिंग फंड और मनी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, कि भाई ये जिस तरह हमारे मुदारबाज होते हैं या आप कह सकते हो ट्रस्ट होते हैं, लोगों का पैसा होता है, उनके बिहाफ पे उसको मैनेज कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस कंपनीज भी सारी इसमें आती है। मनी एंड करेंसी चेंजिंग, तमाम वो इसी के अंदर आ जाते हैं। कैरिंग आउट बिजनेस एज इंटरमीडिएटरी, के ये एक ऐसा बंदा जो डायरेक्टली तो बैंकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, पैसों में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन सेंटर में काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप फ्रीलांसिंग करते हो, पेयोनीर से पैसा आपके जैज कैश में आता है, लेकिन इसमें फाइवर से पैसा आपके जैज कैश में आता है, तो इंटरमीडियरी बीच में कौन यूज होता है, पेयोनीर यूज हो रहा होता है, पेपाल यूज हो रहा होता है, ये मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स ये इंटरमीडिएटरी होते हैं। बेसिकली आपसे ना तो पैसा ले रहे होते हैं ना आपको दे रहे होते हैं, इनका काम क्या है, इनसे पैसा लेना है और ये आपको दे देना और दरम्यान में फीस चार्ज करते हैं। तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट होते हैं, ये इंटरमीडिएटरी रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्लियर है पुत्र, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे का सारा एट मैक्सिमम जितना मैं आपको समझा सकता था, आपके इस वक्त टिडे मिडे दिमाग में जितना मैं नॉलेज भर सकता था मैंने भरा, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने फिर भी कुछ ज्यादा भर दिया। बहरहाल 100 की बात एक है कि पुत्र
रट्टा मारो, खींच के रट्टा मारो। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो भाई लिख के रख लो ना, और 3 ही टॉपिक है सारे इसके। समझ आ गई बात? तो भैया इसको टिका के तुम के रट्टा लगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चले, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कौन कौन से काम है जो मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं? क्या सिर्फ पैसा बाहर भेजना, स्मगल आउट करना? नहीं। कौन कौन से काम है जो मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं? पहले नंबर पे वो कहता है कि किसी भी गलत पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदना, या किसी गलत प्रॉपर्टी को खरीदना। एक आपको पता है कि इस शख्स ने ये प्रॉपर्टी क्राइम से हासिल किया, आप उसको खरीद रहे हो, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग। क्यों? देखो, बिला वजह तो पुत्र आप किसी ऐसे पंगे में नहीं पड़ते ना। एक आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी गलत है, आप उसमें पैसा लगा के डुबोना क्यों चाहोगे? जाहिर बात है, जो पैसा आप लगा रहे हो वो भी तो फिर ऐसा ही होगा, 2 नंबर बन देगा। तो लिहाजा पहले नंबर पे किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को खरीदना क्रिमिनल पैसे से, और ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी भी गलत है। इफ अ पर्सन अक्वायर्ड, कन्वर्ट, पोजेस से हासिल करती है या कन्वर्ट करती है या अपने पास रखती है, यूजेज और ट्रांसफर प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टीज प्रोसीड ऑफ क्राइम। क्या आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी 2 नंबर पैसे से किसी ने ली है या आपने ली है? मिसाल के तौर पे आप एक कंसल्टेंट है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आपके पास एक बंदा आता है, कहता है यार इसी तरह मेरे पास एक 5 कैनाल का प्लॉट पड़ा है, जो बेसिकली मैंने किसी के सर पे बंदूक रख के उससे साइन करवाया, क्वेश्चन के जरिए लिया, या उल्टा भाई को सुपारी दे के मैंने वो निकलवाया, आप ये मेरा आगे सेल आउट करा दो। आप क्या करते हो? किसी थर्ड पार्टी को हायर करके उसे सेल करा दे, तो पुत्र आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में पड़ गए। उसकी ये एक गलत कमाई का पैसा था, आपने उसको सोर्स जनरेट करके दे दिया। समझ आई बात? यस सर। जी, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। इस तरह कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो भाई देखो, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो साफ पैसे से ही वो क्यों ना हो, लेकिन वो कहता है कि अगर एक प्रॉपर्टी गलत पैसे की है और आप उसको छुपाने में हेल्प करते हो, तो भी आप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो। मिसाल के तौर पे मैं कंसल्टेंट हूं, मेरे पास एक बंदा था, कहता है यदि मेरे पास पैसा है, इसे इनकम टैक्स रिटर्न में शो करूं, लेकिन ये मैं टैक्स नहीं देना चाहता, तो मैं कहता हूं कि हम इसको थोड़ा सा अमेंड करते हैं, थोड़ा सा तोड़ते फोड़ते हैं, थोड़ा सा मरोड़ते तोड़ते हैं, इसको उस खाते में डालते हैं, थोड़ा सा उस खाते में, थोड़ा सा उस खाते में डाल के हम इसको क्लियर कर देंगे। तो ये मैं भी मनी लॉन्ड्रिंग का वो बन रहा हूँ कि उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कंसील करा रहा हूँ, जो कि डर्टी मनी की थी। If a person conceal or disguise the true nature, origin, location, disposition, movement और ownership of property, कि कोई भी शख्स जो किसी प्रॉपर्टी को मूव करता है उसको डिस्गाइज का मतलब होता है उसका हुलिया बदल देना, उसका चेहरा बिगाड़ देना, उसकी ओरिजिनल शक्ल को खत्म कर देना, या उसको डिस्पोजिशन करता है या मूवमेंट करता है इस वजह से कि उसको छुपाया जा सके अथॉरिटी से, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी 2 नंबर पैसे की है, तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके। इसी तरह पोजेशन ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं अन्यथा करप्शन करते हैं, ऐसा है? ऐसा है? कुछ सर। बिल्कुल ऐसा है। अब जाहिर बात है कि वो पैसे से, आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई जमीन खरीदते तो अपने नाम पे नहीं खरीदते, ज्यादातर इस काम में वो साले रगड़ते हैं, सालों के नाम पे रखते हैं। अब वो जो साला है जिसके पास उसके एक प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, जो कि एक सरकारी मुलाजिम ने लेके रखी है, और उस बंदे को पता है कि ये जो पैसा था ये गलत था, इसने करप्शन के जरिए ये पैसा लिया, उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया और मेरे नाम पे लगा दिया, तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। समझ आ गई बात? कि किसी की क्रिमिनल प्रॉपर्टी को अपने पास सिक्योर रखना, अपने पास रखना, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। क्लियर है पुत्र? जी सर। हाँ, तो मनी लॉन्ड्रिंग किन किन तरीकों से हो सकती है? एक तो भाई सीधी सादी मनी लॉन्ड्रिंग है ना, तो कोई भी शख्स जो है वो खुद अपने आप के कोई पंगा करने की कोशिश कर ले, कोई उसका सोर्स जनरेट करने की कोशिश कर ले, तो वो तो मनी लॉन्ड्रिंग है। इसके अलावा किसी ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना
जो 2 नंबर पैसे से हो और आपको पता हो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। इसी तरह किसी की प्रॉपर्टी को 2 नंबर प्रॉपर्टी को छुपाना या उस छुपाने के लिए मशवरा देना, कुछ भी ऐसा काम करना जो उस प्रॉपर्टी को छुपाने के लिए हो, मनी लॉन्ड्रिंग होता है। बात का ना क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे ना पुत्र, तो हमें ये चीजें नहीं पता होती क्योंकि फाइनल का लॉ पढ़ा हुआ नहीं होता तब तक, और ये चीजें जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं थी। तो हमारे पास जब क्लाइंट आ रहा होता है हमें पता भी रहा होता है कि यार ये 2 नंबर पैसा, और हम फिर भी छुपा रहे थे कि यार सानू की हमारा इसमें क्या है यार, उसका पैसा है, कल को गवर्नमेंट पकड़ेगी तो उसे पकड़ेगी। नहीं पुत्र, पकड़े आप जाएंगे। क्यों? आपने उसको फैसिलिटेट किया है, आपने उसको मनी लॉन्ड्रिंग में उसको क्रिमिनल क्राइम की पार्टनर है, तो आप पकड़े जाओगे। वो तो वैसे ही क्रिमिनल है, हो सकता है कि वो मुकर ही जाए। मैं कि सर जी ये मेरा कंसल्टेंट था, मुझे तो पता नहीं इसमें क्या डाल दिया मेरी रिटर्न में, मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और जाहिर सी बात है फर्स्ट जो एविडेंस होगी वो होगी आपके खिलाफ, वो तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकता, उसे तो पता ही नहीं है, आप कंसल्टेंट है उसके। तो फिर जाहिर सी बात है वो तो कहेगा सर मैंने सारा कुछ इसे बताया था, इसने खुद ही ये चीजें की है, मुझे क्या पता। तो आप फंसोगे। लिहाजा ये आर्टिकलशिप में ध्यान में रखनी है ये चीजें पुत्र। तो उसके बाद इसी तरह किसी की क्रिमिनल प्रॉपर्टी को अपनी पोजेशन में रखना भी मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में आता है। तो आज हमने 2 टॉपिक किए, एक हमने फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन देखी, छोड़ दें इसको, सिंपल सी नॉर्मल सी, एमसीक्यू हो जाए तो हो जाए, क्वेश्चन मुश्किल है। 2 टॉपिक हमने किए, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक आज हमने किए। इसमें से कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, मसला कुछ भी है आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। सर चलो जी, गुड हो गया। अच्छा आप मुझे एक काम करके देंगे थोड़ा सा, एक रिसर्च है छोटी सी। आपने ना गूगल पे एक रिसर्च करनी है अभी क्लास के फ्री होने के फौरन बाद। ये जो ओमनी अकाउंट्स का पंगा है जरदारी साहब का, ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी आपने सर्च करनी है कि ये मसला है क्या। ठीक है, ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनीज पहले तो है कौन, ये क्या काम करते हैं, और फिर इसके अंदर जरदारी साहब ने जो गुल खिलाए हैं उनका क्या मतलब एक पैटर्न है, या क्या मकसद था, या उन्होंने इसको कैसे यूज किया। ये आपने गूगल पे आज सर्च करना है अभी क्लास के फौरन बाद। कल मैं आपसे पहले क्लास में सारों से पूछूंगा इसको, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक जनरल नॉलेज की चीजें, और जनरल नॉलेज के बाद मतलब आप बिल्कुल वेले हो। ये चीजें थोड़ी सी एक्टिविटीज जो है इनको सीरियस लेके चले, आगे बहुत काम आनी है आपको लाइफ में। ठीक है पुत्र? और मुहा तो करो, जिंदा हो। तो किधर गए? हेलो, कैन यू हेयर मी ड्यूड्स? ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे पुत्र। अल्लाह हाफिज।